हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस संकट काल में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके बीच ज्योतिष पर कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल 2 दिन पहले फिल्म स्टार सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बारे में सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक शानदार करियर, एक संपन्न परिवार होने के बावजूद भी कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। अब जो बातें पता चल रही हैं वो ये हैं कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे। उनके हाथ से कुछ अच्छी फिल्में निकल गई थीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कोई नई बात नहीं है। कुछ फिल्में मिल जाना, कुछ फिल्में निकल जाना, ये सब तो चलता ही रहता है। एक सच ये भी है कि कुछ फिल्में निकल जाने के बावजूद उनके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट थे जिन पर वो काम कर रहे थे। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली? इसी बात ने मुझे डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज़ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज बनाने के लिए प्रेरित किया, और मैंने निश्चय किया है कि मैं आपसे इस विषय पर विस्तार पूर्वक बातचीत करूंगा। हालांकि ये विषय बहुत लंबा है, गहरा है, बहुत पेचीदा है, इसलिए एक एपिसोड में तो पूरी बातचीत कर पाना संभव नहीं होगा। पर निश्चय ही अगले 2-3 एपिसोड में मैं आपसे आत्महत्या और डिप्रेशन के एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न्स पर बातचीत करूंगा। बातचीत सिर्फ रीज़न तक ही सीमित नहीं रहेगी। मैं आपसे कुछ बेहतरीन उपाय भी आपसे शेयर करूंगा, जिन्हें अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं या आपको फील होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज़ हैं, तो उन उपायों से आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई मुझसे डिटेल्ड पर्सनल एनालिसिस लेना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस ईमेल के थ्रू वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज़ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग विषय हैं। अगर कुछ सुसाइड के मामलों पर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा उन मामलों में गहरी टेंशन, बहुत गहरी टेंशन, किसी विषय को लेकर एक लंबे समय से हम टेंशन में चले आ रहे हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो आत्महत्या का मुख्य कारण होती है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता है। कुछ मामलों में सुसाइड स्पॉन्टेनियस होती है। कोई गहरा तनाव नहीं होता, कोई बड़ी वजह नहीं होती है। जैसे माँ बाप ने किसी बात पर डांट दिया, पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया और एकदम से सुसाइड का डिसीजन बना लिया, वो स्पॉन्टेनियस सुसाइड होती है, जिसमें कोई डिप्रेशन नहीं होता है। तो दो अलग अलग कारण होते हैं, इसलिए सुसाइड को हम दोनों कारणों को समझेंगे। लेकिन हम पहले मैं डिप्रेशन को लेकर के आपको समझाऊंगा कि डिप्रेशन किन वजहों से होता है। उसके बाद अगली सीरीज़ में सुसाइड पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिप्रेशन के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा और 4th हाउस को एनालाइज करना चाहिए। वहीं सुसाइड के मामले में अगर सुसाइड की बात करें तो सूर्य, लग्नेश, 3rd लॉर्ड, 8th लॉर्ड को एनालाइज करना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ अपनी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए। एक एग्जांपल जो मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला, जो अनुभव मुझे हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ साल पहले एक बच्चे की हॉरोस्कोप दिखाकर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि यह बच्चा घर छोड़कर चला गया है, कब तक वापस आएगा। पर मैंने कुंडली पर गौर किया तो पाया कि 4th हाउस और मून किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं है। उन पर कोई ख़ास पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं है। फिर मैंने माँ बाप से बातचीत की तो बातचीत से भी यही निकल कर आया कि कोई डिप्रेशन का इतिहास नहीं था, कोई ऐसा तनाव नहीं था, कोई कारण नहीं था। बस स्कूल में कोई बात ऐसी हो गई थी जिसको लेके बच्चा डिमोरलाइज फील कर रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और अचानक एक दिन घर छोड़कर निकल जाता है और उसके बाद वापस नहीं आता है। मैंने फिर से कुंडली पर गौर किया। जब फिर से गौर किया तो पाया कि कुंडली का लग्नेश सूर्य के साथ 8वें भाव में अस्त है और वहाँ अष्टमेश भी स्वयं अस्त है। दुर्भाग्य से दशा अंतर दशा भी इन्हीं ग्रहों की चल रही थी। बात तो मेरी समझ में आ गई, पर मैं कहूँ क्या। एक पीड़ित दुखी माँ बाप के सामने मैं ये नहीं कह सकता कि संभवतः उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस बच्चे को वापस लौटने में बहुत समय लगेगा, बड़ी कठिन है इसका वापस लौटना। आप धैर्यपूर्वक ईश्वर पर विश्वास रखकर इसका इंतज़ार करें। आखिर में जब उसके माँ बाप चले गए तो मेरे एक मित्र वहीं पर थे जिन्होंने मेरा परिचय उनसे करवाया था। उनसे मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस बच्चे का वापस लौटना बहुत मुश्किल है, संभवतः इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। और मित्रों, आज कई वर्ष हो गए पर उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। तो ये अलग अलग स्थितियां होती हैं सुसाइड की और डिप्रेशन की। हर डिप्रेशन का अंत सुसाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं,
कई बार लंबा समय लगता है, कई बार जल्दी बाहर आ जाते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि डिप्रेशन सुसाइड में कन्वर्ट हो। खैर, हम अब ज्योतिष की बात करते हैं और इस एपिसोड में हम डिप्रेशन पर ही चर्चा करेंगे। डिप्रेशन का मुख्य कारण चंद्रमा और चौथा भाव है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और चौथा भाव हमारे मन का कारक है और डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है। अगर हम, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम किसी विषय को मान लें कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, या यही कारण रहा होगा, या यही वजह होगी, या निश्चय ही मेरी पराजय होगी, तो ये निश्चित जान लीजिए कि यही सोच, यही विचारधारा डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और अगर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं, जैसा सुशांत के साथ हुआ कि उनके हाथ से कुछ फिल्में निकल गईं, फिर वो लॉकडाउन की वजह से घर में खाली बैठ गए, शायद उन्होंने इस विषय को लेकर ज़्यादा सोच लिया और ज़्यादा सोचने का परिणाम आत्महत्या हो गई। तो मेरा जो अनुभव है और जो मैंने ज्योतिष में पढ़ा है वो यही है कि अगर चंद्रमा और चौथा भाव शुद्ध स्थिति में हो तो डिप्रेशन हावी नहीं होता। आज की दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि उसे मानसिक तनाव नहीं है या डिप्रेशन नहीं है। मानसिक तनाव तो जीवन के हर क्षेत्र में है। आप किसी भी प्रोफेशन में ले लें, कंपटीशन है, तनाव है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। कुछ जगहों पर ज़्यादा भयानक स्थितियां बन जाती हैं तो डिप्रेशन बन जाता है। तो डिप्रेशन भी 50% लोग फेस कर रहे हैं जो भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, लेकिन वो उसके साथ जी रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती रहती। तो अब मैं चंद्रमा के साथ कुछ ग्रहों का तालमेल कैसा बनता है जिसकी वजह से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, उस पर विचार करूँगा। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है ज्योतिष में जिसे माना गया है कि वो शुद्ध निर्मल ग्रह है। उसकी ना किसी से बहुत ज़्यादा शत्रुता है ही नहीं। चंद्रमा का शत्रु किसी को नहीं माना गया, सभी मित्र ही हैं। और अगर जिसे वो पसंद नहीं करता उसे न्यूट्रल माना गया है। जैसे शनि भी चंद्रमा के शत्रु नहीं है। चंद्रमा उन्हें न्यूट्रल दृष्टि रखता है, न्यूट्रल भाव रखता है शनि के प्रति। वहीं बृहस्पति उसके मित्र हैं, सूर्य उसके मित्र हैं, मंगल उसके मित्र हैं, शुक्र और बुध भी न्यूट्रल भाव ही रखता है। चंद्रमा किसी के प्रति मन में वैर नहीं रखता, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। तो ऐसा कोमल ग्रह, जब हमारी भावनाओं से जुड़ा ग्रह, जब कहीं किसी तरह के पाप प्रभाव में आ जाता है और दशा अंतरदशा भी वैसी आ जाती है तो डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ योग बता रहा हूँ जिसे आप अपनी जन्म कुंडली में बड़ी सरलता से देख सकते हैं कि क्या वो मौजूद हैं या नहीं। चंद्रमा का संबंध राहु और केतु से। केवल राहु केतु से संबंध हो जाने से डिप्रेशन हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित है कि राहु केतु से चंद्रमा का संबंध होने पर मानसिक रूप से उथल पुथल रहती ही है। व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ अशांत रहता, अस्थिर रहता, कभी ओवर एक्टिव होता है तो कभी डी एक्टिव हो जाता है। और अगर कहीं अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। चंद्रमा से केंद्र में भी यदि राहु केतु हों और कोई और शुभ ग्रह ना हो तो जीवन में देखने में आया है कि जातक को अकारण मानसिक तनाव बने ही रहते। केंद्र का मतलब यह है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है वहाँ से गिनने पे चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर राहु केतु हैं तो आपके जीवन में देखने में निश्चित ही आएगा कि किसी ने अकारण ही तनाव बने रहेंगे। कोई का, आप शायद कोई गलत काम ना भी करें, कोई मिस्टेक ना भी करें, तो भी कोई ना कोई टेंशन हमेशा क्रिएट रहेगी ही रहेगी, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं, आपको फेस करना पड़ता है। जैसे आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन में अचानक किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है और उसकी वजह से सफरिंग आपको लेनी पड़ती है, टेंशन आपको लेनी पड़ती है। घर पर आप बैठे हैं, घर पर आप सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक वाइफ का मूड ख़राब हो गया और एक घर में टेंशन क्रिएट हो गई। इस तरह की परिस्थितियां बनती रहती हैं अगर चंद्रमा से केंद्र में राहु केतु है या चंद्रमा से राहु केतु का संबंध है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि राहु केतु का संबंध सदैव नकारात्मक नहीं होता। चंद्रमा से केतु का संबंध जरूर कहा जा सकता है कि कुछ हद तक भौतिक जीवन के दृष्टिकोण से, सक्सेस के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा नहीं। रीज़न यह है कि केतु एक हीन भावना का ग्रह है, केतु गिव अप करने वाला ग्रह है। केतु को आप कह सकते हैं कि वो एक ईश्वर के भरोसे रहने वाला टेंडेंसी देता है। तो अगर चंद्रमा का केतु से संबंध हो तो कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति
लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन का मरीज हो जाता है और उसका डिप्रेशन प्रायः असफलताओं से पैदा होता है और उस असफलताओं के लिए कोई और नहीं, वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे अगर केतु आपकी कुंडली में विशेष रूप से 2, 6, 10 में चंद्रमा से संबंधित हो या तीसरे 7वें और 11वें भाव में चंद्रमा से संबंधित हो, तो विशेष रूप से दुखी परिणाम देता है, नकारात्मक परिणाम देता है। क्योंकि 2, 6, 10 और 3, 7, 11 ये ऐसे भाव हैं जहाँ केतु बहुत खुश नहीं होता, बहुत प्रसन्न नहीं होता है। तो इन स्थितियों में वो नकारात्मक परिणाम देता है और भौतिक जीवन में असफलता का कारण बनता है। 2, 6, 10 में होगा तो आर्थिक समस्याएं, व्यक्ति के कुछ ऐसे निर्णय गलत बन जाएंगे जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाएंगी जिससे कि कर्ज लेने की स्थितियां बन जाएं। अगर 3, 7, 11 में होगा तो भाई बहनों से तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में असफलता मिल सकती है और उसका कारण उसके खुद के गलत निर्णय होंगे और फिर वही जाकर के धीरे धीरे तनाव और डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। लेकिन अगर केतु 4, 8वें, 12वें हो तो देखने में आया है तनाव तो होता है पर व्यक्ति को तनाव आध्यात्म की दिशा में ले जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने तनाव का हल ढूंढते ढूंढते आध्यात्मिक दिशा में चला जाता है और कई बार ऐसे चंद्रमा केतु की युति भौतिक असफलता भले ही दे पर आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाती है। अग्नि त्रिकोण में यानी कि 1, 5, 9 में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती हैं, परंतु व्यक्ति भौतिक जीवन में भी तालमेल बना के रखता है। यानी अगर कहा जाए तो अग्नि त्रिकोण में चंद्रमा केतु की युति कुछ हद तक अन्य स्थितियों से बेहतर है। अब अगर चंद्रमा राहु की बात करें तो निश्चय ही राहु चंद्रमा का संबंध भी तनाव तो देगा, उथल पुथल तो देगा, पर ऐसा तनाव केतु के विपरीत होता है क्योंकि राहु गिव अप करने वाला ग्रह नहीं है, राहु लड़ने वाला ग्रह है, राहु छीनने वाला ग्रह है। कहा जाए तो राहु कलयुग का ग्रह है। कलयुग में जीवन जीने के लिए जितने गुण चाहिए सब राहु में है। छल कपट, किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रूक अपनी चीज़ों को ले लेना, ये राहु में है और ऐसी टेंडेंसीज चंद्रमा के साथ राहु आने पर व्यक्ति को मिलती और इसी वजह से ऐसा व्यक्ति सहजता से असफल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का तनाव का कारण उसे वांछित चीज़ ना मिलना होता है। ऐसे व्यक्ति अगर डिप्रेशन में आते भी हैं तो इसलिए नहीं आते कि वो असफल हो गए, वो इसलिए आते हैं कि जो चाहते हैं वो नहीं मिला। तो चंद्रमा राहु का संबंध भी कुछ स्थितियों में उत्तम फल देता है, कुछ स्थितियों में नहीं। अब अगर 2, 6, 10 या 3, 7, 11 हो तो देखने में आया है कि प्रायः अच्छा फल देता है। लेकिन अगर 4, 8, 12वें में राहु है चंद्रमा के साथ तो गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन का कारण बनता है। इसी तरह से अग्नि त्रिकोण में भी राहु चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता, मध्यम स्तर का कहा जा सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो राहु चंद्रमा का संबंध मुख्य रूप से 4, 8, 12 में शुभ फल देने वाला नहीं होता है। इन परिस्थितियों में चंद्रमा राहु दोनों ही दुखी हो जाते हैं और प्रायः व्यक्ति कल्पना जगत में रहने वाला, इम्प्रैक्टिकल, अनप्रैक्टिकल सोच वाला, और देखने में आया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक जो सक्सेस की चाह होती है वो उसमें नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट ही नहीं करता है और कई बार अगर और ग्रहों की स्थितियां खराब हों तो सुसाइडल टेंडेंसीज को भी जन्म देती है राहु और चंद्रमा का कंजक्शन 4th, 8th एंड 12th हाउसेस में। तो मित्रों, हमने राहु केतु की बात की, जो कि मैंने शुरुआत राहु केतु से इसीलिए की कि डिप्रेशन के मुख्य कारण है ये ग्रह, उथल पुथल के मानसिक तनावों के मुख्य कारण हैं, और इसलिए भी शुरू की कि राहु केतु ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो इन्हें चंद्रमा अपना शत्रु मानता है। बाकी अन्य 7 ग्रहों को अपना शत्रु नहीं मानता है पर राहु केतु को मानता है, इसलिए मैंने बात ही राहु केतु से शुरू की। मैं समझता हूँ कि आज के एपिसोड के लिए इतना बहुत है। आने वाले एपिसोड में मैं चंद्रमा का शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रहों से संबंध और उसका डिप्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है और चौथा भाव कैसे डिप्रेशन को, वास्तु दोष कैसे डिप्रेशन को घटाता है या बढ़ाता है, उस पर चर्चा करूँगा और कुछ आपको टिप्स भी दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।